अगर हम बच्चों कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग जो टॉपिक है वो बहुत बाद में आता है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग से पहले जो है हमें कुछ और चीज़ें समझना ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग होती क्यों है। इट मीन्स कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग क्यों कराई जाती है या कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग तो बहुत बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका थोड़ा बेसिक समझेंगे कि एक्चुअल में बिजनेस ग्रोथ क्या होती है, क्यों हमें ग्रोथ की ज़रूरत पड़ती है, कितने तरीके की ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम टॉपिक ले लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ कितने तरीके की होती है। तो यहाँ पे देखा जाएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ, वन इज अ ऑर्गेनिक एंड सेकेंड वन इज अ इनऑर्गेनिक। इट मीन्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ दो तरीके से होती है, एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ और दूसरी होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। अगर हम ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करें तो ऑर्गेनिक ग्रोथ जो होती है वो कंपनी की इंटरनल स्ट्रैटेजीज से ही हो जाती है। मतलब आपको कोई एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी लगाने की जरूरत नहीं, कंपनी की जो इंटरनल स्ट्रैटेजीज है आप उनसे ही कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर सकते हैं। अब वो कैसे जरा समझते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करें, ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ थ्रू इंटरनल स्ट्रैटेजीज। इट मीन्स अगर हम इसमें कीवर्ड्स की बात करें तो हमारा जो कीवर्ड है दैट इज द इंटरनल स्ट्रैटेजीज। इट मीन्स ये वाली जो ग्रोथ होती है ये होती है हमारी इंटरनल स्ट्रैटेजीज विदाउट चेंज इन द कॉर्पोरेट एंटिटी। कॉर्पोरेट एंटिटी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता, मतलब जो एग्जिस्टिंग एंटिटी है वही कैरी ऑन होती है, उसका नाम वही रहता है, वो अकेली रहती है, सब कुछ वही होता है। देयर इज नो चेंज इन एक्सटर्नल लेवल। सिर्फ इंटरनल स्ट्रैटेजीज कैसे कैसे हो सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग, इस तरीके से रीस्ट्रक्चर करते हैं। अब मैं आपको ना इस शब्द का मतलब भी समझाती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय द रीस्ट्रक्चरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द रीस्ट्रक्चर। देखिए री से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे दोबारा से री कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं। आप कुछ भी बोल सकते हो, फिर से मैंने बताया जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम रिपेयर कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं। उसमें आप कुछ भी बोल सकते हो, एक्स वाई जेड। इट मीन्स अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पॉइंट उठता है कि व्हाट आई मीन बाय द रीस्ट्रक्चरिंग। तो रीस्ट्रक्चरिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया कि रीस्ट्रक्चरिंग का जो बेसिक मीनिंग है वो कहीं ना कहीं यही है कि आपका जो है, एक सेकेंड, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग सच एज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिविजन्स, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। ओके, दूसरा पॉइंट हमारा आता है फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। अगर हम फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे जो हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं वो फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग में इश्यू ऑफ शेयर्स हो सकता है, डेट का रिडक्शन हो सकता है, बायबैक हो सकता है, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर सकते हैं। इट मीन्स फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग में भी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, कॉर्पोरेट एंटिटी पे किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। रिजल्ट इन एनहेंस्ड कस्टमर बेस, हायर सेल, इंक्रीज रेवेन्यू। अब इसका ना हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ कंपनी इंक्रीज if a company A increase its sale by launching a new product line or expanding distribution channel without merging with anyone, it is organic growth। अब मैं फिर से बताती हूँ आपको। जैसे मान के चलिए कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया, अपने बहुत सारे आउटलेट्स ओपन कर दिए, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में उन्होंने अपने आउटलेट्स ओपन करे, और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में आउटलेट ओपन करने की वजह से उनकी जो सेल है वो इंक्रीज हो गई। अब जब वो इंक्रीज हो गई तो ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज होने से क्या फायदा होगा, इंक्रीज होने से ये फायदा होगा कि आपकी जो कस्टमर बेस है वो चेंज हो गया, वो बढ़ गया, लेकिन आपने किसी तरीके का कोई चेंज भी नहीं किया। चेंज इन द सेंस कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया और ऑर्गेनाइजेशन में चेंज भी आ गया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ। अब इनऑर्गेनिक ग्रोथ इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ। आई थिंक सो आपको ऑर्गेनिक समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनिक में सिंपल सी बात है, कंपनी इंटरनल स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके अपनी कस्टमर बेस, अपना प्रॉफिट, अपना टर्नओवर इंक्रीज करती है विदाउट चेंजिंग एक्सटर्नली, दैट इज नॉन एज ऑर्गेनिक ग्रोथ। इफ वी आर कंसर्निंग अबाउट द इनऑर्गेनिक ग्रोथ,
What do you mean by the inorganic? Inorganic is just opposite of organic growth. Inorganic growth का जो हमारा कीवर्ड था दैट इज द इंटरनल स्ट्रैटेजीज. इंटरनली अभी हम जब ऑर्गेनिक ग्रोथ पढ़े इनऑर्गेनिक ग्रोथ पढ़ेंगे तो उसमें जो हमारा कीवर्ड है वो है एक्सटर्नल एक्सपेंशन. फिर से मैं बताना चाहूंगी, अभी जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे जो कीवर्ड था दैट इज द इंटरनल स्ट्रैटेजीज, और यहाँ पे जो है हमारा वो दैट इज द एक्सटर्नल एक्सपेंशन, which may usually result in change of corporate entity. It can be achieved by how it is achieved by the merger, by the acquisition, by the takeover, by the spin-off. ये मैं सब टर्म्स आपको समझाऊंगी, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं कि एक्सटर्नल एक्सपेंशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं. हाउ इट इज टू बी अचीव्ड आइदर बाय मर्जर, एक्विजिशन, टेकओवर, अमालगमेशन, स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ. देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर. हम इसके थ्रू अचीव कर सकते हैं. भाई मर्जर वर्जर क्या होता है वो मैं नहीं पढ़ा रही, अभी हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि बेसिकली इसे क्या बोलते हैं. अब इससे क्या होता है, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है इट हेल्प कंपनीज टू एंटर इनटू न्यू मार्केट. हाउ, कैसे, आपको मैं बताती हूँ. मान के चलिए एक्स लिमिटेड जो है वो प्रोडक्शन में बहुत अच्छी है, वो सामान बनाती है, और वाई लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा है. अब ये दोनों जब एक साथ मर्ज हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो है प्रॉफिट इंक्रीज होगा, सेल्स बढ़ेगी, न्यू मार्केट में आप एंटर कर सकते हो. एक्सपेंड कस्टमर बेस क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बहुत ज्यादा होंगे तो आपका कस्टमर बेस भी इंक्रीज होगा, आपका कस्टमर बेस भी क्विकली बढ़ेगा. कट कंपटीशन, आपका कंपटीशन पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा. कई बार कंपनीज जो है अपने कॉम्पिटिटर के साथ ही मर्ज हो जाती हैं, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अथॉरिटी है दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो जल्दी से आपको परमिशन नहीं देती कि आप एक कॉम्पिटिटिव कंपनी के साथ खुद को मर्ज करा लो. क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर मैं इंटरकनेक्ट करूं तो इससे दिक्कत ये आती है कि अगर आपकी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी परमिशन दे देगी तो इट मे गिव्स अ नेगेटिव अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, इट मे गिव अ अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन इंडिया. सो इस चीज को कंसिडर करते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया परमिशन नहीं देती है. कट कंपटीशन, एम्प्लॉय न्यू टेक्नोलॉजीज, राइट. सो ये जो है हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जहां पे जिनको हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू बिजनेस का एक्सपेंशन, प्रोडक्शन, टर्नओवर, प्रॉफिट, कस्टमर बेस सब कुछ बढ़ा सकते हैं. अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, इफ कंपनी ए एक्वायर कंपनी बी. ओके, कंपनी ए ने किसको एक्वायर किया, कंपनी बी को. इट्स कस्टमर बेस, टेक्नोलॉजी, मार्केट रिसर्च, रीच इंस्टेंटली एक्सपेंड. ऑब्वियस सी बात है इंस्टेंटली क्या हो गई, एक्सपेंड. नाउ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ. अब मैं इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन भी सिखाऊंगी क्योंकि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग बहुत लेटर ऑन टॉपिक है, उससे पहले हमें कुछ और चीजें समझने की जरूरत है. जैसे कि अगर मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ के बीच में डिफ्रेंसिएशन करूं तो अब आप यहाँ पे जरा थोड़ा सा समझना. अभी मैं अमालगमेशन नहीं सिखा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको दो टॉपिक जो मैंने अभी जस्ट आपको क्लियर किए हैं उन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन और करते हैं. सबसे पहली चीज ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है, मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करना. जो जो टॉपिक बढ़ते जाएंगे उसको बहुत अच्छे से क्लियर करते जाएंगे, जो जो टॉपिक हमारा क्लियर होता जाएगा उसे अच्छे से पढ़ते जाएंगे. सो बताइए, सबसे पहले हमने बात करी व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गेनिक ग्रोथ. एक्चुअल में ऑर्गेनिक ग्रोथ किसे बोलते हैं. सो अगर हम ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रोथ अचीव की जाती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्ट्रैटेजीज विद द सेम कंपनी, मतलब कंपनी वुड रिमेन सेम बट चेंज इन इंटरनल स्ट्रैटेजीज. इनऑर्गेनिक की ग्रोथ की बात करें तो ये कैसे होती है, एक्सटर्नल एक्सपेंशन लाइक मर्जर, एक्विजिशन, टेकओवर, स्पिन ऑफ एक्सेट्रा. ओके, फिर उसके बाद क्या कॉर्पोरेट में कोई बदलाव होता है, देयर इज एनी चेंज इन द कॉर्पोरेट एंटिटी. आंसर इज नो, दिस इज अ कीवर्ड. There is no change in the corporate entity, but if we are concerning about inorganic growth, usually result is change in the corporate entity. यहाँ पे corporate entity में change आता है. स्पीड ऑफ ग्रोथ अगर हम बात करें, देखिए अगर हम अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है स्लो एंड ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंशन होगा, लेकिन इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर फास्ट ट्रैक ग्रोथ होगी, फास्ट मैनर में ग्रोथ होगी, स्किपिंग स्टेप्स इन ग्रोथ लैडर, क्योंकि आपको वो हर एक सीढ़ी तय नहीं करनी, आप सीधा स्पीडली और स्मूथली आगे बढ़ोगे. ओके, स्लो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंशन. मेथड्स की अगर हम बात करें कि क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो जैसे कि मैंने
आपको बताया था कि इंटरनल एक्सपेंशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, capital changing, it may be financial restructuring, it may be organizational restructuring, it may be marketing restructuring, it may be production restructuring, whatever be the, but there is a change in the internally without change in externally. So internal expansion, product diversification, business restructuring, capital changes, merger acquisition, takeover, joint ventures, these are the strategies for organic growth. Methods की बात करते हैं, मेथड्स हमारा हो गया। अब हम इफेक्ट ऑन बिजनेस की बात करते हैं, ग्रोथ इन कस्टमर बेस, सेल्स एंड रेवेन्यू इंटरनली, और यहाँ पे एक्सपेंड मार्केट रीच, रिड्यूस कंपटीशन, गेन न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे एग्जांपल की। कंपनी ए इंक्रीज सेल बाय लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, मतलब कंपनी ने प्रोडक्शन में चेंज किया और उन्होंने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, सो देयर इज अ चेंज इन अ प्रोडक्ट लाइन। कंपनी ए एक्वायर कंपनी बी टू एंटर इनटू न्यू मार्केट, suppose there is some foreign company which is already exist in foreign country, Indian company merge with a foreign company, obviously बात है Indian company enter into the new market, okay? So इसीलिए बोला जाता है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो उसमें जो आपकी ग्रोथ है वो एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक ग्रोथ स्लोली है, बट इनऑर्गेनिक ग्रोथ की जो आपकी ग्रोथ है वो स्पीडली है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक ग्रोथ। रेगुलेशन, इट इज नॉट डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय एनी लॉ, बट इफ वी आर कंसर्निंग अबाउट दिस, आप इसमें देख रहे होंगे अगर हम आपकी बात करें इनऑर्गेनिक ग्रोथ की, तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ में ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मर्जर हो, अमालगमेशन हो, टेक ओवर हो, वट एवर बी द कंपनी एक्ट के, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल। कंपनी ए एक्वायर्स कंपनी बी टू एंटर इनटू अ न्यू मार्केट, सो अगर रेगुलेशंस की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस लागू किए जाते हैं। केस लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, यहाँ पर बहुत सारे केस लॉज हैं। मुझे बस एक चीज बता दो, क्या आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैंने सिर्फ अभी समझाया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है। तो इट मींस जब हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के केस में जो हमें यूज करना है, जो स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, वो मे बी मर्जर, अमालगमेशन, टेक ओवर, स्पिन ऑफ, ये सारी चीजें हो सकती हैं। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक? यस, अभी यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइए, क्या हम अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ सकते हैं? तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम अगले टॉपिक की ओर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि मर्जर एंड एक्विजिशन बेसिकली क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द मर्जर एंड एक्विजिशन? मर्जर एक्विजिशन किसको बोलते हैं? हमने अभी अभी बात करी, आप मुझे आंसर देके ये बताइए कि जो मर्जर एंड एक्विजिशन है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ में कवर किया जाता है या इनऑर्गेनिक ग्रोथ में कवर किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, इट्स स्ट्रैटेजी ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ये जो है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर एक्चुअली। अगर मैं सीएस प्रोफेशनल के अंदर सबसे खूबसूरत पेपर की बात करूं जिसे पढ़ने में, पढ़ाने में, एंजॉय करने में सबसे ज़्यादा मजा आता है, तो वो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट लिंकिंग विद कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट सीएस स्टूडेंट का फेवरेट टॉपिक होता है। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग सबसे खूबसूरत पेपर है सीएस प्रोफेशनल का, और इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, और इसमें बेसिकली क्या है कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि चीज़ों को समझने में, क्या है, कैसे है, किस तरीके से करना है। बाकी के सभी पेपर अच्छे हैं, बट मैंने ओवरऑल आपको बताया कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग परफेक्ट। आगे चलें, अगर हम मर्जर एंड एक्विजिशन की बात करें तो मर्जर एंड एक्विजिशन प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू ऑर्गेनिक ग्रोथ। इट मीन्स हम कह सकते हैं इट्स कवर इन इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इंडियन कंपनीज हैव एक्सेल्ड इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। येस ऑफ कोर्स, मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे आपने सुना होगा एक टाइम पे 2008 के आसपास 7865 हमारे इंडिया के अंदर टेली कम्युनिकेशन में कंपनी चलती थी, दैट इज द हच। ठीक है, हच, हच के नाम से, हच को फिर वोडाफोन में कन्वर्ट किया। फिर आपने देखा होगा कि जब इंडिया के अंदर जियो ने अपने आप को लॉन्च किया, तो जियो के लॉन्च होने से, क्योंकि उनका अगर हम जियो की बात करें तो जियो का एक बहुत बड़ा रोल था, जो बाकी कंपनीज हैं, बाकी कम्युनिकेशन में जो कंपनीज थी उनको बड़ा धक्का लगा, तो इन्होंने क्या किया कि आपस में मिल गए, मर्ज हो गए। जैसे आपने सुना हो इंडिया में एक टेलीकम्युनिकेशन में कंपनी चलती थी, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। सो वो आइडिया कंपनी इज मर्ज विद वोडाफोन, एंड वोडाफोन और आइडिया सेलुलर दोनों
आपस में मर्ज हो गए क्योंकि मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन था एंड जियो गिव अ extreme level competition to the Vodafone and Idea also. So both are decided to merge into a single company. So one is a foreign company, Vodafone is a foreign company, Idea is Indian company, both are merged together. Okay, so it's a case of इनऑर्गेनिक ग्रोथ. ये जो केस था ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ का था टू कॉम्पीट विद जियो. क्यों? क्योंकि हमें जियो को कॉम्पीट करना था. देखिए अभी तक मैंने कुछ चीजें आपको समझाई, मर्जर अभी मैंने पूरा नहीं समझाया, अभी तो मर्जर बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है. ये तो सिर्फ मैं शुरुआत कर रही हूँ बेसिक से. अब हमने कहा कि जैसे कि मर्जर अमालगमेशन की अगर हम बात करें तो इंडियन कंपनी जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग यूज करती हैं, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है मर्जर. कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग अगर शब्द की बात करें तो बहुत कुछ मायने हैं इसके और वो मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी. अगर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ रीडिजाइनिंग, रीअरेंजिंग, रिपेयरिंग, रीबिल्डिंग aspect of a company to strengthen operation, meet short-term and long-term objectives. It can be organic, it can be inorganic. So organic restructuring, gradual expansion through internal resources. Inorganic restructuring, instantaneous expansion through merger, acquisition and restructuring. For example, organic restructuring, Tata Motors investing in research and development to improve electric vehicles. Inorganic restructuring, Tata Motors acquiring Jaguar Land Rovers. Okay. नाउ अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे, कंपनी फेस चैलेंजेस इन एरिया सच एज टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, प्रोडक्ट, पीपल, मार्केट एंड कस्टमर. टू सर्वाइव एंड ग्रो कंपनीज मस्ट इनोवेट योरसेल्फ, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू एंड फास्ट ट्रैक इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजीज लाइक मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर एंड स्पिन ऑफ. उसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. हमारे यहाँ पे जो मर्जर की प्रोविजन है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 230 से सेक्शन 240 तक. कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर गिव्स अ न्यू होप्स एंड रेज टू अ बडिंग कंपनी सेक्रेटरी, बिकॉज बिफोर कंपनी एक्ट 2013 इन कंपनीज एक्ट 1956 जो रूट अभी अप्रूवल, एक्चुअली कोई मर्जर अमलगमेशन बिना एनसीएलटी के अप्रूवल के पॉसिबल नहीं है. बट nowadays कंपनीज एक्ट गिव्स अ पावर टू द एनसीएलटी. तो जितनी भी अप्रूवल की पावर्स थी दैट वेस्ट विद द एनसीएलटी एंड आफ्टर 2013 अप्रॉक्स 12 years ago ये इट गिव्स अ न्यू होप्स एंड रेज टू अ बडिंग कंपनी सेक्रेटरी. द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर बिकॉज बिफोर दिस only and only advocates are eligible to represent the case in front of court and taking approval of merger and amalgamation. But nowadays company secretary, chartered accountant, cost and management accountant, even advocates also are eligible to take approval of merger and amalgamation in front of NCLT, because NCLT is a quasi judicial body. So that in that situation, in that particular case, everybody is eligible, either CA, CS, CMA and advocates, and it gives a negative impact to the CS profession in 1956 Act. क्योंकि आप जानते हो कि जब कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी वर्क कर रहा है तो दैट particular person know each and every aspects of the company, either the lower side or the higher sides of litigations or laws. But मजबूरी थी उसकी, वो चाहकर भी केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनको कंपनीज एक्ट ने अप्रूवल की पावर या वहां जाने की पावर नहीं दी है. क्योंकि पहले ये हाई कोर्ट का रूट होता था, जहां कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां के हाई कोर्ट से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी 1956 एक्ट के तहत. बट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग कंपनीज एक्ट 2013 नाउअडेज आप इजीली क्या कर सकते हो, अप्रूवल ले सकते हो एनसीएलटी से. एनसीएलटी से ही सिर्फ अप्रूवल नहीं ली जाती, मैं आपको इंटरकनेक्ट कर देती हूँ. जब भी कभी मर्जर की बात होती है, यू हैव ऑल्सो टेक परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. इवन नॉट ओनली द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, बट इफ योर कंपनी इज डील इन फाइनेंस सेक्टर, दैट यू हैव टू टेक अ प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई. If your company is dealing in insurance sector, you have to take a prior permission of IRDAI. If your company is dealing in real estate sector, you have to take prior permission of RERA. So whatever be the regulations are applicable to the company, which is the regulatory body, आपको वहां से जाके prior permission लेनी पड़ेगी. So मैंने आपको जैसे कि बताया कि after introducing Companies Act 2013, it gives a new hopes and raise to a budding company secretary, and nowadays company secretary enjoy that particular profession. Obvious सी बात है, they are fetching money, they are earning money, and उनका scope बढ़ता है तो थोड़ा confidence और अच्छा होता है.
सो इफ वी आर कंसर्निंग, इवन मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, इफ वी आर कंसर्निंग बट कंपनीज एक्ट 1956, वहां पे तो परमिशन भी नहीं थी कि इंडियन कंपनी मर्ज विद फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज हो सके, बट नाउ डेज इट्स रिलैक्सेशन. There is no foundation, either the company is Indian company or the foreign company, both companies are merged together. There is no foundation, either you belongs from foreign country and you are not merged. So अब हम इसको जो हमने पढ़ा उसे एक बार कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं. ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है, इट में बी ऑर्गेनिक, इट में बी इनऑर्गेनिक. वट एवर टॉपिक इज डिस्कस उसको एक समराइज पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. तो ग्रोथ आपकी ऑर्गेनिक भी हो सकती है, ग्रोथ आपकी इनऑर्गेनिक भी हो सकती है. ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर इंटरनल स्ट्रैटेजीज का यूज किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग, ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग और मैनेजमेंट रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, प्रोडक्शन रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, वट एवर बी द. एंड उसकी ग्रोथ एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्लो होती है, क्योंकि दे आर कवरिंग लेडर स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ियों से चलना होता है. बट इफ वी आर कंसर्निंग अबाउट इनऑर्गेनिक ग्रोथ, एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज एंड जंप कर देते हैं. कैसे? मर्जर, अमलगमेशन, एक्विजिशन, टेक ओवर, स्पिन ऑफ. फिर उसी के साथ यही पॉइंट आगे कवर किया गया कि ऑर्गेनिक ग्रोथ इज वेरी स्लो थ्रू इंटरनल स्ट्रक्चरिंग विदाउट चेंज इन एंटिटी, एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इज फास्ट थ्रू मर्जर, एक्विजिशन, रीस्ट्रक्चरिंग रिजल्टिंग चेंज इन कॉर्पोरेट एंटिटी. ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर कॉर्पोरेट एंटिटी के एक्सटर्नल में कोई चेंज नहीं आता, इनऑर्गेनिक ग्रोथ में एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज आता है. Corporate restructuring helps companies consolidate, compete, innovate in dynamic environment. Now अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा और चलेंगे. मर्जर के बारे में हमने डिस्कशन किया. नाउ अब हम एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, दैट इज द अमालगमेशन. अगर हम अमालगमेशन की बात करें तो देखिए, एक मेन चीज आपको यहाँ पे ये समझनी होगी कि यहाँ पे अमलगमेशन मीन्स द मर्जर. इट्स अ टाइप ऑफ मर्जर वेयर वन और मोर कंपनीज विद अनदर कंपनी और मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म वन कंपनी. तो कैसे कैसे हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है कि आपकी एक्स लिमिटेड है, तो ये जो एक्स लिमिटेड है ये एक्स प्लस वाई दोनों मिल गए, या फिर एक्स प्लस वाई, है ना, एक्स प्लस वाई दोनों मिलके एक नई कंपनी पिक्चर में आई, दैट इज द ए लिमिटेड. That is the A Limited. It result in transferor company ceases to exist and transferee company acquiring new status. So अगर हम लीगल पोजीशन की बात करें कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट के अंदर अमलगमेशन शब्द डिफाइन नहीं किया गया है. ठीक है, एक्ट डज नॉट डिफाइन अमलगमेशन एक्सप्रेसली, बट हाँ अमलगमेशन का प्रोसीजर दिया है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 230 टिल 240. ठीक है. उसी के साथ साथ अगर हम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आफ्टर अमलगमेशन ट्रांसफर कंपनी सीज टू एग्जिस्ट एंड अमलगमेटेड कंपनी एक्वायर्स अ न्यू स्टेटस. टू कंपनीज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्टनर और जॉइंटली लायबल फॉर लायबिलिटीज. उसी के साथ रेलीगियर का भी एक केस आया था. सुप्रीम कोर्ट रिट्राइटेड रिलायंस ऑन जनरल रेडियो केस confirm that once amalgamation takes place transfer company has no independent legal entity. जो ट्रांसफरर कंपनी है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बचती है. ठीक है. उसी के साथ साथ अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि अगर हम अभी ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में आने वाले हैं, बिकॉज दिस इज अ बेसिक क्लास, आई विल गिव यू अ शॉर्ट नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन अमलगमेशन एंड वाइंडिंग अप. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन और वाइंडिंग अप के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है. तो देखो, वाइंडिंग अप में कंपनी पूरे तरीके से बंद हो जाती है एंड देयर इज नो न्यू कंपनी एग्जिस्ट. ठीक है. इन केस ऑफ अमलगमेशन ओनली अ ट्रांसफरर कंपनी, जो ट्रांसफर हो रही है ट्रांसफरी को, वो खत्म होती है, बट ट्रांसफरी कंपनी अपना बिजनेस कैरी ऑन करती है. ठीक है. उसी के साथ साथ अगर हम बात करें वाइंडिंग अप की, तो वाइंडिंग अप के प्रोविजंस एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट है और अमलगमेशन रेगुलेट किया जाता है 230 से 240 तक. अब देखो इधर, अमलगमेशन मीन्स अ ब्लेंडिंग एंड मर्जर ऑफ कंपनीज इनटू वन. ओके. एंड इसका इफेक्ट क्या होता है? ट्रांसफरर कंपनी सीज, ट्रांसफरी कंपनी एक्वायर अ न्यू लीगल स्टेटस. जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, ए प्लस बी दोनों अमलगमेशन हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए का स्टेटस खत्म और पिक्चर में आ जाएगी बी लिमिटेड. अब पिक्चर में बी लिमिटेड है. इफेक्ट नाउ केस लॉस.
अगर हम बात करें जनरल रेडियो का, रेलिगेयर का डिफरेंस, अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो अमलगमेशन के केस में एक कंपनी जीवित रहती है, वाइंडिंग अप में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। अमलगमेशन, मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू न्यू और एग्जिस्टिंग कंपनी। या तो हो सकता है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी लिमिटेड, या फिर हो सकता है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी लिमिटेड। कुछ भी पॉसिबिलिटी है, या तो कोई नई कंपनी पिक्चर में आ जाती है या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी ही पिक्चर में आती है। जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया, इट मे बी पॉसिबल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए लिमिटेड, it may be possible a plus b is equals to b limited, it may be possible a plus b is equals to c limited, because c limited is new entity, both are amalgamated and यहाँ पे जो exist कर रही है एक नई कंपनी कर रही है। ओके, transferor company cease to exist, transferee company and acquire a new legal status, instantaneous expansion, two or more companies become one, procedure governed by Companies Act 2013 section number 230 till 240। एंड यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू रहता है, सिर्फ ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस ट्रांसफर होता है, वो भी खत्म नहीं होता, वो नई कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसी के साथ साथ आगे बढ़े, वोडाफोन एंड इंडिया सेलुलर मर्ज टू फॉर्म नेक्स्ट कंपनी, एंड ये जनरल केयर, ये सब आपके केसेस थे। बेसिकली जैसा कि मैं आपको, हमारे जो टॉपिक है दैट इज द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, तो अभी तक मैंने जो आपको कुछ स्ट्रैटेजीज समझाई कि किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके हमारी ग्रोथ होती है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इज अ ब्रॉडर टर्म। रीस्ट्रक्चरिंग शब्द का मायने मैंने आपको बताया, इट मीन्स अ रिपेयरिंग, रीअरेंजिंग, रीबिल्डिंग ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। अब रिपेयरिंग इंटरनली भी हो सकती है और रिपेयरिंग एक्सटर्नली भी हो सकती है। कहाँ लिखा है कि इंटरनली होगी? इट मे बी एक्सटर्नली, इट मे बी इंटरनली। Corporate restructuring refers to arranging business activities of company in such a way to achieve a predetermined objective at a corporate level। हमने कहा कि इसकी बेसिकली जरूरत क्या होती है, मतलब क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज, कई बार वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए भी रिस्ट्रक्चरिंग यूज की जाती है। ऑप्टिमल डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस कैश, एक्सप्लॉयटेशन, रिस्क रिडक्शन, ये बहुत सारे न्यूमरस ऑफ केसेस हैं, न्यूमरस ऑफ पॉइंट्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे इसे। एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, जैसे सपोज करिए एबीसी लिमिटेड है और उसके पास सरप्लस कैश है, बट उनके पास कोई वायबल प्रोजेक्ट ही नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, वो कैरी ऑन कैसे करें। XYZ लिमिटेड हैज अ वायबल प्रोजेक्ट्स बट नो फंड्स। अब इसमें बेहतर होगा कि एक के पास पैसा बहुत है, एक के पास फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, तो इट्स बेटर बोथ कंपनीज आर मर्ज टुगेदर, तो दोनों का अच्छा हो सकता है। सो अ मर्जर बिटवीन ABC एंड XYZ म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन साइनर्जीज टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। ये है बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग, इस तरीके से होती है रीस्ट्रक्चरिंग। स्कोप की मैं बात करूं, सबसे पहले अगर दो कंपनीज एक साथ मर्ज होती हैं, जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल में भी देखा वोडाफोन आइडिया एक साथ मर्ज हुए, तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे जो हमारा कॉम्पिटिटर था जियो, उसको हम कॉम्पीट कर पा रहे हैं। अगर हम दोनों अलग अलग रहते तो इट्स अ वेरी टफ टास्क टू गिव अ कॉम्पिटिशन टू जियो। तो इससे क्या हुआ कि हम कॉम्पिटिशन दे पा रहे हैं, किसको? अपने कॉम्पिटिटर को। दूसरी बात, एंश्योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, enhance long-term sustainability by reducing risk, by gaining synergies, by exploiting strategic assets। ये कई सारे फायदे हमें नजर आते हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उसी के साथ साथ अगर हम एक चार्ट के थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ लास्ट टाइम कि केस बेस्ड फ्लो चार्ट है ABC लिमिटेड प्लस XYZ लिमिटेड मर्जर। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा, यहाँ पे जो हमारी ABC लिमिटेड है, ये जो ABC लिमिटेड आपको नजर आ रही है, ये ABC लिमिटेड जो आपको नजर आ रही है, बेसिकली ये ABC लिमिटेड है एंड इसके पास सरप्लस कैश है, सरप्लस फंड्स है। XYZ लिमिटेड के पास क्या है? वायबल प्रोजेक्ट्स है। बोथ आर मर्ज टुगेदर एंड न्यू कंबाइंड एंटिटी इन पिक्चर, ठीक है। फंड फ्रॉम ABC गेट यूटिलाइज फॉर बेटर रिटर्न्स एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम XYZ गेट फाइनेंस्ड बिजनेस ग्रोथ प्लस मैनेजरियल स्ट्रैटेजीज, साइनर्जीज, कॉस्ट कटिंग एंड एफिशिएंसी। अब इसका फायदा हमें क्या होगा? इसका फायदा बेसिकली हमें जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि इट गिव्स अ पॉजिटिव साइनर्जी क्रिएटेड शेयर होल्डर्स वैल्यू, मार्केट शेयर एंड नेक्स्ट वन इज अ
कॉम्पिटिटिवनेस। तो देखो मैं ना अभी आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ। अभी हमने टॉपिक बेसिकली स्टार्ट नहीं किया। जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसको बहुत डिटेल में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड ऑल दीज पॉइंट्स